हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत मस्त और बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब आप सभी को बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगा, चाहे आप साइंस हो या आर्ट्स हो, तगड़ी तैयारी करवाऊंगा, चिंता मत करना। और ये फिजिक्स का एकदम 70 में 70 नंबर वाला पेपर है, क्योंकि हम इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी देंगे, अति लघुत्तरी भी देंगे, लघुत्तरी भी देंगे, मतलब कि आपके सारे पेपर में देने वाला हूँ। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट वीडियो है यार। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और एक चीज और, आप वो पेपर चाहते हैं जो सर आपके बोर्ड परीक्षा में आए, तो बिना सोचे समझे महाभारत बैच कर लो ज्वाइन। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम वहां पे वही पेपर दे रहे हैं जो आपके बोर्ड में आएगा, विथ पेपर सोल्यूशन। पेपर है, एकदम सॉल्व है, और उसका वीडियो भी मैं दिया हूँ। ठीक है ना? वीडियो में भी समझाया गया है, मतलब दो चीज, पीडीएफ के साथ साथ वीडियो। मजा आ जाएगा एकदम सर जी, उससे बाहर नहीं आएगा। इतना चैलेंज है सर आपका कि इंग्लिश का पेपर है 12 मार्च के दिन, 10 मार्च के दिन रट लो वो सारे पेपर। चले जाओ सर, वो 7 सेट सफिशियंट है सर, सारे क्वेश्चन करके आओगे। उसी प्रकार आपका सर हिंदी का 24 और एक दिन पेपर है, कुछ नहीं पढ़े हैं तो केवल महाभारत बैच। जो बच्चा कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, एग्जाम के 5 दिन पहले भी सर महाभारत बैच ज्वाइन करेगा, तो सर चैलेंज करते हैं, हर एक क्वेश्चन करके आओगे। ठीक? चलिए सर, रामबाण इलाज है महाभारत बैच, सब पढ़ लियो, पेपर पढ़ो। तो यहाँ पे हम भौतिक विज्ञान सर सभी टॉपिक देखेंगे सर। 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है ना? और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें हम लोग सर कौन कौन सा देखने वाले हैं? इसमें हम लोग बहुविकल्पी भी देखेंगे, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, विस्तृतोत्तरी, सभी प्रकार के प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हैं बहुविकल्पी की। तो यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है, सॉरी मात्रक नहीं, मान जो होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। सर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा परिवर्तन है जो तब होता है जब एक इकाई आवेश, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से गुजारा जाता है। ठीक? अगर देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 जूल होता है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उपयोग आमतौर पर परमाणु या उप परमाणु कणों की ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये कण बहुत छोटे होते हैं और इन कणों पर लगने वाले बल क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। ठीक है ना? ध्यान देना। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, हाँ गैप दे दिया है यहाँ पे करके, कि धनावेशित वस्तु में होती है। सर धनावेशित वस्तुएं जो होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। सर कैसे? क्योंकि धनावेशित वस्तु क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके अपने आप को धनायन बनाने की प्रयोग, हाँ, प्रवृत्ति रखती हैं, तो इलेक्ट्रॉनों क्या होती है सर? कमी होती है। ठीक? आवेश का कारण में क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ का परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है सर? ऋणात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। धनात्मक आवेश क्या होता है? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या होती है सर? कम होती है, तो उस वस्तु पर कुल धनात्मक आवेश होता है, और हम उसे धनावेशित आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धनावेशित आवेश कहते हैं। ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं? ध्यान देना, ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं? यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनिक संख्या से क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, तो वस्तु कैसी हो जाती है सर? ऋणावेशित हो जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? ऋणावेशित आवेश कहते हैं। ठीक? अगला यहाँ पे प्रश्न है, तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव देखिएगा क्या है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है सर जी? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने बताया ऊर्जा का मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है सर जी? तो यह ऊर्जा का एक इकाई है। जब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 वोल्ट के विभवांतर में गुजारा जाता है, तो जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बाकी इसको छोड़िए, नहीं पढ़ना है। अगला यहाँ पे आपके जो प्रश्न है, यहाँ पे क्या है? चौथा वाला, किसी आवेशित गोली चालक में वैद्युत क्षेत्र होता है। कोई आवेशित एक गोली चालक है, उसमें वैद्युत क्षेत्र होता है। कैसा होता है? गोले के भीतर शून्य होता है और गोले के बाहर बाहर भी शून्य होता है। गोले के भीतर शून्य होता है और गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ घटता है।
या गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है, या गोले के भीतर अधिकतम होता है और बाहर शून्य होता है। तो जो सर किसी आवेशित गोली चालक में वैद्युत आवेश होता है, गोले के भीतर शून्य होता है और गोले के बाहर दूरी बढ़ने के वर्ग के साथ क्या करता है, वो कम होता चला जाता है। इसको समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे? तो गोले के भीतर और गोले के बाहर देखेंगे। तो गोले के भीतर सभी बिंदुओं पर वैद्युत आवेश क्या होता है, प्रायः शून्य होता है। इसका कारण यह है कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। जब गोले को आवेश मतलब आवेशित किया जाता है या आवेश दिया जाता है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अगर गोले के बाहर की बात करें, तो गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र का मान गोले के केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे हम गोले से दूर जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता है और यह कूलाम के नियम के अनुसार होता है। ठीक है ना? बाकी इसको छोड़ो यार, अन्य विकल्पों का वहां पे है। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में सॉल्व कर दिया हूँ पेपर को। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के अंदर केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र का मान हमेशा क्या होता है सर? सभी जगह पर शून्य होता है। क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। समझने के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे? जब किसी धातु के गोले को आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश गोले की सतह पर ही सीमित रहता है और गोले के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। जब गोले को आवेश दिया जाता है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है सर? शून्य हो जाए। अगला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्या है कि आवेशित खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। आवेशित खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न नहीं करता? किसी आंतरिक बिंदु पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। अर्थात आवेशित खोखला गोला किसी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। इसका कारण यह है कि गाउस की क्या है सर? गाउस के नियमानुसार एक खोखले गोले के अंदर कुल वैद्युत क्षेत्र क्या होता है सर? शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, 7वां नंबर क्या है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो भी वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। यानी किसी, सबसे पहले जानते हैं वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। मैं हर चीज को बहुत पॉइंट में लिखा हूँ। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है? एक माप होता है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है और इसे डब्ल्यू बी से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए डब्ल्यू बी से शुरू हुआ है। अब यहाँ पे है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, न्यूटन प्रति कूलम। यह किसके मात्रक होते हैं देख लेते हैं। तो वोल्ट इंटू मीटर यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। वोल्ट इंटू मीटर यह कोई मात्रक नहीं है और न्यूटन प्रति कूलम यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक, और वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फाई बराबर क्या होता है? ई इंटू कास थीटा होता है। जो फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है वेबर में। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। ए क्या है? वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल जो कि मीटर में होता है। और जो फाई है यहाँ पे, फाई है सॉरी कास के साथ थीटा है, यह एक कोण बनाता है। क्या बनाता है? कोण बनाता है। देखिएगा हम ऑब्जेक्टिव भले ही सॉल्व कर रहे हैं, हम पूरा आपको इसका डेप्थ सोल्यूशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि आपको समझ में भी आए, ठीक है ना? क्योंकि पेपरवा यहीं से बनता है। उसके बाद आपके अति लघुत्तरी प्रश्न है। क्या है? अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्या है? किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंपॉर्टेंट है सर, पेपर में आपके आया हुआ है। तो द्रव्यमान घट जाएगा। किसी चालक को यदि हम लोग धनावेशित कर देंगे तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा सर? घट जाएगा। क्योंकि धनावेशित करने पर चालक से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं सर? बाहर निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर जी? बाहर निकल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पेपर में देगा किसी चालक को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना द्रव्यमान प्राय क्या हो जाएगा सर? घट जाएगा। क्योंकि धनावेशित करने पर चालक से कुल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते सर? बाहर निकल जाते। अगला प्रश्न है, एमकेएस पद्धति में निर्वात की विद्युतशीलता का बीमा लिखिए। तो सर एमकेएस पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता का बीमा क्या होती है? एमकेएस पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता का जो बीमा होती है इस प्रकार होती है। कैसे निकालेंगे?
तो यहाँ पे सर अपना फॉर्मूला रख देंगे। फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 बराबर क्यू स्क्वायर अपान एफ एल का स्क्वायर। क्यू की यहाँ पे बीमा रख देंगे, एफ की बीमा रख देंगे और एल की बीमा रख देंगे। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आपका जो बीमा निकल के आएगा निर्वाम वैद्युतशीलता का मात्रक मात्रक m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2 क्या आएगा? m-1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2, ये आएगा बीमा निकल के। इसका आएगा सर बीमा निकल के आएगा। ठीक, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, क्या बोल रहा है? वैद्युत द्विध्रुव के 2 उदाहरण बताइए। सर वैद्युत द्विध्रुव के 2 उदाहरण बताना है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें बाहर परिमाण के परंतु विपरीत चिन्ह के 2 आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर मतलब थोड़े दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि कई अणु जैसे जल अणु, अमोनिया अणु, हाइड्रोजन क्लोराइड और इत्यादि वैद्युत द्विध्रुव के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 क्या है? यदि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल का कूलाम के नियमानुसार फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। जहां पर अगर हम बात करें, जो F बल है, K क्या है? नियतांक है, Q1 Q2 क्या है? 2 आवेश के कण है, R क्या है? कणों के बीच की दूरी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? दूरी को आधी कर देने, यानी कि जहां पे R है वहां पे R/2 कर देंगे। तो फॉर्मूला रखेंगे, जहां पे R था वहां पे R/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा सर जी यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, जब यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं ऊपर, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? जो R है, अब इसकी दूरी आधी कर देंगे। तो चलिए अभी F बराबर कितना है? इतना है। अब F डैश लेंगे। क्यों F डैश लेंगे? F डैश इसलिए लेंगे क्योंकि दूरी का मान रख देंगे K Q1 Q2 अपान R/2 का होल स्क्वायर, R/2 का होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा सर जी? F डैश बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि F पहले से माना है ना, तो K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बटे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा F डैश इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और इतना बराबर कितना होता है? इतना बराबर कितना होता है? इतना बराबर कितना होता है? F होता है। इतना बराबर कितना रख देंगे? F रख देंगे। F डैश इंटू 4 बराबर कितना सर जी? F, यानी कि बल का मान कितना हो जाएगा सर? 4 गुना हो जाएगा। देखिए 4 गुना हो गया। बस यही क्या है? इसका आंसर है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए यदि 2 आवेशित कणों के बीच दूरी आधी कर दी जाए, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा क्या हो जाएगा सर जी? 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि वहां वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है? तो लिखेंगे नहीं, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य नहीं हो सकता। तो किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि वहां वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। मतलब किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि, लेकिन वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, दो समान आवेशों जैसे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है, लेकिन वहां वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। यह इस कारण होता है कि उन आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं और परस्पर जुड़कर शून्य नहीं होते, जबकि वैद्युत विभव उस बिंदु पर एक दूसरे को रद्द कर सकता है और शून्य हो सकता है। इस प्रकार यह संभव है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य हो सकता है, लेकिन वहां वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो सकता। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है? वैद्युत विभव बल संबंधित कूलाम का नियम लिखिए। विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम क्या होता है? यहाँ पे वो लिखने के लिए बोला है। चलिए सर हेडिंग डालिए, कूलाम का नियम। क्या लिखेंगे सर जी? कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम का नियम? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियम को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे गणितीय रूप क्या लिखेंगे सर जी? यहाँ पे देखिएगा, जब दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r की दूरी पर हो, उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये क्या होता है सर जी? कूलाम के नियम का फॉर्मूला है, ठीक। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। जहां F जो है वो वैद्युत बल है, Q1 क्या है, Q2 आवेश है, R क्या है, आवेश के बीच की दूरी है, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। और जो निर्वात विद्युतशीलता का जो मान होता है 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न नंबर 9 है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे ध्यान देना, विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं सर? विशिष्ट आवेश क्या होता है और आप क्या समझते हैं? तो किसी आवेशित कण का विशिष्ट आवेश उसके आवेश और उसके द्रव्यमान का क्या होता है सर? अनुपात होता है। अर्थात विशिष्ट आवेश बराबर आवेश बटे क्या होता है सर? द्रव्यमान होता है। आवेश बटे क्या होता है? द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 10, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? सर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाते। क्या कहलाते हैं सर? वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है सर जी? आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न है। एक बात याद रखना सर, अगर आप लोग अभी तैयारी नहीं की हैं, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सर अब आपका टाइम एकदम जा चुका है। सर क्या है? टाइम जा चुका है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, और इसीलिए मैंने आपके लिए वो पेपर सेट बनाया है जो आपके बोर्ड में आएगा। नाम क्या है सर? महाभारत बैच। नहीं की है ज्वाइन तो भी महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक। महाभारत बैच को आप ज्वाइन करिए। चलिए अगला यहाँ पे क्या लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्या है यहाँ? प्रश्न नंबर 1 है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। अथवा वैद्युत फ्लक्स का क्या आशय है और इसका मात्रक भी आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए सर, वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा क्या होता है? तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र का माप वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है सर? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर प्रति कुलाम होता है। न्यूटन इंटू मीटर प्रति कुलाम होता है, और इसे वोल्ट इंटू मीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट इंटू मीटर भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला देखें तो यदि किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल डीएस, डीएस मतलब बहुत छोटा क्षेत्रफल है, और वैद्युत क्षेत्र ई, और उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो? फाई हो, तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है? फाई बराबर समाकलन ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस। अब यहाँ पे समाकलन का चिन्ह क्यों लगाया गया? समाकलन का चिन्ह इसलिए लगाया गया कि मान लीजिए इतने ढेर सारे पृष्ठ हो, उन्हीं को हम लोग क्या कर लिए? इकट्ठा कर लिए हैं, ठीक। जहां ये जो है चिन्ह एक समाकलन चिन्ह है, और एक डॉट उत्पाद को दर्शाता है। अब सर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स एक क्या होती है? अदिश राशि होती है। वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। उसके बाद लिख सकते हैं, यह वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर और बाहर की ओर पार कर सकती हैं, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? धनात्मक होता है। यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के बाहर से अंदर की ओर पार कर रही हैं, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है सर? ऋणात्मक होता है। यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के समांतर हैं, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है सर? शून्य होता है, ठीक। अगला प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 क्या है सर? दूसरा वाला, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सर समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, यानी क्या समझते हैं, अथवा समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए, अथवा समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती है। तो हेडिंग डालेंगे सर जी क्या? समविभव पृष्ठ। ये क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं? हमेशा प्रायः लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। और विशेषता क्या लिख सकते हैं? किसी समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? शून्य होता है। तो ये भी इसका लिख सकते हैं
बाकी डेप्थ में लिखना चाहते हैं तो इसमें डेप्थ में जा सकते हैं, बट मैंने एक साथ जो एक क्रक्स होता है ना, क्रक्स मेन वो मैंने लिखवा दिया ताकि आपको याद करने में सरलता हो। उदाहरण के लिए जैसे एक आवेशी चालक का पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होता है, समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेट समविभव पृष्ठ होती है। समविभव पृष्ठ का महत्व क्या क्या है, यानी कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में, वैद्युत विभव की गणना करने में और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में। ठीक, अगला यहाँ पे एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले प्रश्न ये बोल रहा है कि किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 500 माइक्रोकूलाम आवेश की गति कराने पर कितना कार्य बल मतलब कराने का कितना कार्य किया जाता है। याद रखना, किसी समविभव मतलब एक समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है। और इसका मतलब यह है कि किसी पृष्ठ पर किसी भी दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इसी में हम कार्य का सूत्र भी लिख दिए हैं, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्य का सूत्र याद करना, लिख सकते हैं W बराबर Q इंटू V2 अपान V माइनस V1 होता है। W जो है किया गया कार्य है, Q क्या है आवेश है, V1 और V2 क्या है, ये बिंदु A पर विद्युत विभव, बिंदु B पर वैद्युत विभव। अब यहाँ पे एक प्रश्न था उसमें कि समविभव पृष्ठ के लिए देखें तो समविभव पृष्ठ पर V1 और V2 क्या होता है, समान होता है, इसलिए V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि V1 और V2 माइनस में होते हैं और V1 बराबर V2 रख देंगे। क्यों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए V1 और V2 माइनस में है और V1 बराबर V2 हो जाएगा समविभव पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पे एक V1 के स्थान V2 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, तो यानी किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो निष्कर्ष यहाँ पे निकलेंगे कि किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदु के बीच किसी भी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। इसलिए 500 माइक्रोकूलाम आवेश को समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच गति कराने पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए। सर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा तब प्राप्त होती है जब उसे 1 वोल्ट के वैद्युत विभव अंतर के माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। ठीक, सरल शब्दों में लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 वोल्ट गुणित 1 इलेक्ट्रॉन आवेश। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट बराबर होता है आपका, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। कितना होता है, 1.6 गुणित 10 घाते माइनस 19 जूल होता है, याद रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, संधारित्र किसे कहते हैं? क्या है, संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। चलिए देखते हैं। संधारित्र एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विद्युत आवेश को संग्रहित कर सकता है, और इसे एक साधारण भाषा में समझे तो संधारित्र एक छोटी सी बैटरी की तरह होता है जो विद्युत ऊर्जा को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकता है और फिर जब जरूरत होती है तो उसे वापस दे सकता है, वो संधारित्र कहलाता है। संधारित्र की संरचना कैसी होती है? तो जो संधारित्र की संरचना होती है आमतौर पर दो धातु प्लेटों से बनी होती है जिन्हें एक दूसरे के करीब रखा जाता है, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते। इन प्लेटों के बीच एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है जिसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, और ये संधारित्र है। देख सकते हैं जो लिखे नहीं रहते रेजिस्टेंस, वही है सर, ये संधारित्र है। आप देख सकते हो, आप देखे होंगे प्लेट उलेट में। संधारित्र की धारिता सर क्या होती है, तो किसी संधारित्र की धारिता उसमें संग्रहित आवेश और उस पर लगाए गए विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। सॉरी, कैपीटर इसको बोलते हैं। संधारित्र क्या बोलते हैं, कैपीटर। देख लीजिए ये क्या होता है सर, कैपीटर होता है। ठीक, और सूत्र क्या होता है, सी बराबर क्यू अपान वी होता है, जहां सी क्या है, धारिता है जो कि फैरेड मापी जाती है, क्यू क्या है, संधारित्र में आवेश है जो कि कूलाम मापा जाता है, और वी क्या है, संधारित्र में के प्लेटों के बीच विभवांतर वोल्ट है। तो ये रहा आपका क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब पूरा एकदम लिया है मैंने, एकदम एकदम एक्सप्लेन किया सारी चीजों को लेके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप जाकर महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट महाभारत बैच है, क्योंकि वहां पर मैंने हर चीज बहुत डेप्थ में और सोल्यूशन के साथ समझाया है। तो महाभारत बैच जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने वो सेट वहां पे दिया जो सर आपके बोर्ड में आएगा, तो ज्वाइन करिए महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। महाभारत बैच में आपको सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स सारा चीज एकदम मिल जाएगा, एकदम बहुत अच्छे तरीके से। तो जाके महाभारत बैच जरूर ज्वाइन करोगे दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।